सुप्रभात मेरे शेरनियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एचजी गुरुकुल्स में, जहां हम सब करने वाले हैं आज जैव प्रक्रम के सारे क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे पहले पार्ट में। और ये हमारा जैव प्रक्रम का भाग 2 है, वीडियो है। और पहला भाग का वीडियो आप सबके बीच जा चुका है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप जा करके देख लीजिएगा। पहला पार्ट बहुत अच्छे सवाल थे। 2010 से 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आप सबके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आप सब पेपर उठा करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछे गए हैं। तो चलिए आगाज करते हैं इस शानदार सेशन का। अपने पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन में अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों की आवश्यक है। तो जैव प्रक्रम में तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जैव प्रक्रम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा क्या जरूरी है, उसके बाद है परिवहन, मतलब कि वहन, इसी को वहन कहा जाता है, और चौथा उत्सर्जन। ये सब होते क्या है ये भी समझ लीजिए। तो पोषण जो हम लोग खाते हैं, जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों का पोषण है, मतलब खाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पोषण है। खाना जरूरी है हम लोगों के लिए, जिंदा रहने के लिए श्वसन बहुत जरूरी है, परिवहन बहुत जरूरी है। परिवहन क्या होता है, तो परिवहन होता है जो हृदय चलता है, जिसके वजह से हम लोगों का दिल चलने की वजह से जितने भी हम लोगों के शरीर में खून की उत्पत्ति होती है, खून जितने भी चलते हैं, खून चारों तरफ चलते हैं, इस यही होता है परिवहन, खून का चलना। और उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है जो हम लोग खाते हैं उसको बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट, और ये सभी जीवों को, अपने अतिरिक्त सभी जीवधारियों को जनन की आवश्यकता होती है अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केंचुए मनुष्य में श्वसन अंग की, ये मछली है याद रखिएगा। ये मैं सही कर दे रहा हूं, थोड़ा सा गलती से लिखा गया होगा। मछली है, क्या है, मछली है, याद रखिएगा, मछली है। चलिए, मछली में, मच्छर में, केंचुए में, मनुष्य में श्वसन अंग। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं एकदम साफ साफ कि मछली में कौन होता है, मछली में श्वसन अंग होता है गिल्स। क्या होता है, गिल्स, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, उसे क्लोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोम। कि मच्छर में क्या होता है, तो मच्छर में होता है श्वास नली। कौन होता है, श्वास नली होता है। श्वास नली मच्छर में श्वसन अंग होता है। उसके बाद केंचुआ, केंचुए में कौन सा होता है, तो केंचुए में त्वचा होता है। कौन होता है, त्वचा। और याद रखिएगा, केंचुआ में त्वचा के साथ साथ मेंढक में भी त्वचा, मेंढक दोनों चीजों से सांस ले सकता है, गिल्स से भी और त्वचा से भी। याद रखिएगा, मेंढक जो, मतलब कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो गिल्स से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है। और जो मनुष्य होता है वो किससे सांस लेता है, तो मनुष्य के लिए कौन होता है, फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए आप सबको। मैं पीडीएफ कैसे भी आप तक पहुंचा दूंगा, आप सबको दे दूंगा अपना नंबर, उससे मैं अपना पीडीएफ आप सबको दे दूंगा। ये सारा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। मैं इस वीडियो में पूरा तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके बीच रखने वाला हूँ। बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप सब स्किप मत कीजिएगा, आप सब पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे में से कहाँ आती है, मतलब यही समझिए, बस इतना समझिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, जो वो पौधे कहां से लाते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कहां से। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद H2O मतलब जल, इसके बाद सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट। इसके बाद सनलाइट के बाद होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। कहां कहां से प्राप्त होते हैं, जो वायुमंडल से कौन प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कहां से होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है। H2O कहाँ से प्राप्त होता है? तो H2O जो होता है मतलब जो जल होता है, जल का सूत्र है H2O, याद रखिएगा। जल जो होता है भूमि में मतलब जो धरती है उसी में से जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। जो सनलाइट होता है ये सनलाइट सूर्य का प्रकाश से मिलता है। और क्लोरोफिल कहाँ से होता है? तो ये पौधे के कोशिका में स्थित हरित लवक होता है, मतलब कि जो हरा हरा दिखाई देता है पौधा, वो किसके वजह से दिखाई देता है? क्लोरोफिल के वजह से दिखाई देता है। आप सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एवं जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होता है? तो याद, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम सब। जल में ऑक्सीजन काफी कम घुलित होता है, जल में ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है, जबकि जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यक होती है। मतलब इतना समझिए कि जो जल होता है उसमें तो ऑक्सीजन कम मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन की मात्रा अगर 2 होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है, इसीलिए H2O मतलब हाइड्रोजन कितना? 2 और ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन की कमी होती है जल में, हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन कम पाया जाता है। और जो जैव ऊर्जा होते हैं उसमें उत्पादन के लिए, जैव ऊर्जा को उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? बहुत आवश्यक होती है। तो जलीय जीव मछलियां सर्वप्रथम मुख द्वारा घुलित ऑक्सीजन को लेती हैं तथा विमाण के द्वारा क्लोम की कोशिकाओं में अवशोषित कर लेती हैं, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। याद रखिएगा कि जो मछली होती है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए वो बार बार छलांग मार के पानी के ऊपर आती है और अपने क्लोम से पूरे ऑक्सीजन को लेकर के फिर अंदर चली जाती है। और जो जल में घुलित ऑक्सीजन होते हैं उससे वो भी कुछ देर उससे भी ऑक्सीजन लेती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो याद रखिएगा इसका सबसे अच्छा आंसर है स्टोमाटा से। किससे? स्टोमाटा से। स्टोमाटा क्या होता है? हिंदी में जिसको बोला जाता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। रंध्र किसे कहा जाता है? मान लीजिए ये पत्ती हुई, क्या हुई? पत्ती हुई। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रंध्र पाया जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं तो आप सब देखिएगा। मान लीजिए ये हुआ, ये क्या हुआ? पत्ता हुआ, किसी चीज का पत्ता हुआ। यहां से अच्छे समझ में आएगा कि रंध्र किसे कहा जाता है। मान लीजिए ये हुआ पत्ता, और पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो उसी को क्या क्या कहा जाता है? तो इस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। इसी से गैस का आदान प्रदान होता है। तो यहीं पे यही लिखा है कि आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा पत्तियों में स्थित रंध्रों, पुराने वृक्षों में तनों, कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों एवं अंतर कोशिका स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में पाचक रस का क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो अमाशय में पाचक रस HCl पाया जाता है। पाचक रस में क्या पाया जाता है? HCl। अमाशय में क्या पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1 नंबर में भी पूछता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे कहा जाता है। और इसी में एंजाइम के द्वारा क्या क्या निकलता है? वसा निकलता है, प्रोटीन निकलता है, और एक क्या निकलता है? एक आप लोग कमेंट कीजिए, वसा प्रोटीन के साथ एक और क्या चीज निकलता है? पाचक रस अमाशय में HCl पाया जाता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन का सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करते हैं।
प्रोटॉन में बदल देते हैं और HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होते हैं जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? तो अभिवाही एवं अपवाही धमनिका, धमनिका क्या होती है? धमनी क्या होती है? तो जो शुद्ध रक्त लेके जाते हैं, जो हृदय तक शुद्ध रक्त लेके जाते हैं उसे धमनी कहा जाता है। कौन लेके जाता है? धमनी। और अशुद्ध खून कौन लेके जाता है? तो सीरा ले जाता है। कौन ले जाता है? सीरा ले जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध खून कौन ले जाता है? धमनी, और अशुद्ध खून सीरा ले जाता है। तो अभिवाही एवं अपवाही धमनिका का संयोग को ग्लोमेरुलर कहते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है, कारण ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त दाब अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दाब पर रक्त के छनने की प्रक्रिया, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अफिल्ट्रेशन कहते हैं, इसके कारण प्रतिदिन 150 से 180 लीटर रक्त विक्रिय निष्पन्न होता है, जिनमें 168.5 मतलब 168 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है एवं 1.5 से 101.8 लीटर मूत्र बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं, चलिए ये सब आप समझ लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। 39 नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्तियों को श्वसन अंग क्यों कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? तो पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल के वजह से प्रकाश संश्लेषी। चलिए आंसर देखते हैं। पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव है। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। याद रखिएगा कि पत्तियां हरा क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के ही वजह से दिखाई देती हैं। आप सबको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्या है? पीत क्या है? तो पीत क्या है? मनुष्य में पाचन, इसका क्या महत्व है? पीत में बस इतना ही याद रखिए कि पीत कहां से बनता है? तो यकृत में कौन बनता है? पीत रस बनता है। कौन? पीत रस। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप सब पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। चलिए मैं रोक दे रहा हूं वीडियो को, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। पीत रस कहां से निकलता है? तो ये भी याद रखिएगा, यकृत से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिमाण हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं में पाई जाती है, मतलब लाल होती है तो लाल रक्त कणिकाएं में पाई जाती हैं। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। तो ऑक्सीजन में मिलकर कौन ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है? तो ऑक्सीजन में मिलकर कौन ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन मिलके यह कोशिका के ऑक्सीजन को विसरित कर देती है, जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग बीमारी बनती है। तो हेमोग्लोबिन के कारण कौन रोग बनती है? एनीमिया रोग। कौन सी? एनीमिया रोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरूरी एमसीक्यू में पूछा जाता है। आपसे कितना बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन भी 2015 या 2016 के आसपास में पूछा गया था। आप सब पेपर उठाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
एनीमिया रोग किससे बनता है? हेमोग्लोबिन के कमी के कारण बनता है। और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, कोशिका पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिला पाता, जिसके कारण कोशिकीय श्वसन में बाधित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। लसिका क्या है? उपयोगिता क्या है? प्रकाश डाले मतलब, प्रकाश डाले मतलब प्रकाश मत डालने लगिएगा, प्रकाश डाले मतलब की व्याख्या कीजिए। लसिका श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक है। रक्त, याद रखिएगा लसिका क्या है? श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लसिका क्या है। तो लसिका क्या है? लसिका क्या है? तो लसिका है संवहनी संयोजी उत्तक है। कौन है? संवहनी संयोजी उत्तक है। कुछ मात्रा कोशिकाओं के विसरित होकर उत्तकों की स्थिति कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती हैं। ये विसरित प्लाज्मा को उत्तक द्रव लसिका को कहते हैं, इसी को लसिका कहते हैं। लसिका के द्वारा कोशिका में ऑक्सीजन, सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन के विसरण होता है। इसके द्वारा CO2 तथा जल अपशिष्ट का भी विसरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आप देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये सब आप सब देख लीजिएगा एक बार जरूर। क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पौधे में मूलरोमों की कोशिकाओं में जल को पहुंचाने की विधि को उल्लेख करें। तो मृदा के जल के अवशोषण जलीय पौधों में मूलरोमों के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, बड़ा क्वेश्चन, चलिए उतना, चलिए ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम सब। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाओं के किस प्रकार अभिकल्पित है। तो हमारे मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म कुपिकाओं में विभाजित होता है। वायु की अनुपस्थिति में कुपिका बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति कुपिका में बहुत स्थान घेरती है। इनके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलती है। कुपिका बहुत कम घेरती है, इसके वजह से श्वसन हम लोग बहुत ज्यादा ले पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा अगर मानव शरीर में दोनों वृक्क को हटा दिया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृक्क क्या करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा चुका है बहुत बार कि हमारे मानव में उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क होता है। कौन होता है? वृक्क होता है। तो अगर हम लोग वृक्क को हटा दें तो अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे और पदार्थ रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा और विष मतलब कि जहर बन जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। तो चलिए, करेगा ही करेगा, सकता है क्या? मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा तथा रक्त विषाक्त हो जाएगा, मतलब विष बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सबको भले ही 10th में हो सकता है ना पूछ पाए, लेकिन आगे चल के पूछेगा ही पूछेगा। और याद रखिएगा कि 10th में भी 90% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं? कठिनाई होती है किसके कारण? अभ्यास करते समय कारण, संकुचन और फैलाव बढ़ने के कारण। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और 2010 से 2022 के बीच पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। बड़े आकार, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बड़े आकार होने वाले हमारे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के
सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता है? आप सब बोलते हैं हृदय में बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय बहुत बार पूछा जा चुका है। आप सब जहां भी जाएं एक बार जरूर क्वेश्चन को उठाएं, हृदय कितना बार पूछा जा चुका है। तो मनुष्य तथा हृदय में 2-3 बातें याद रखिएगा हृदय के बारे में, कि हृदय में क्या क्या होती है। एक होती है धमनी, क्या होती है धमनी, और एक क्या होती है, एक होती है शिरा। क्या होती है? शिरा। तो शिरा क्या करती है और धमनी क्या करती है? चलिए इसमें थोड़ा सा आप सबको अच्छे से बता दे रहा हूं कि मान लीजिए कि ये हुआ आपका फेफड़ा, ये मान लीजिए फेफड़ा हुआ, ये हृदय हुआ और ये फेफड़ा हुआ। इसको मानते हैं कि ये जो हुआ ये है हृदय और इसके बीच में क्या है? फेफड़ा है। तो देखिए यहाँ से जो अशुद्ध खून होता है आता है और इससे यहाँ पे आता है, बोला क्या जाता है? आप सब याद रखिएगा, इसे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है महाशिरा। कौन सा? महाशिरा बोला जाता है। और नीचे वाले भाग को बोला जाता है बायां अलिंद। कौन सा? दायां अलिंद, बल्कि सॉरी दायां अलिंद बोला, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हम। अलिंद नहीं, इसको अलिंद बोला जाता है, इसको बोला जाता है निलय। क्या बोला जाता है? निलय। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? निलय। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बायां और इसे दायां। और ये होता है महाशिरा और ये फुसफुस शिरा। कौन सा? फुसफुस शिरा होता है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ से खून आता है, अशुद्ध खून आता है और फिर निलय में जाता है और इसके बाद फेफड़े में जाता है। फेफड़ा खून को शुद्ध करता है ऑक्सीजन होके। ऑक्सीजनित खून सीधा कहाँ आता है? फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा से निलय में आता है दायां निलय में, और दायां निलय से सीधा हमारे शरीर में जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ लेते हैं आंसर। मनुष्य तथा मैमेलिय वर्ग के अन्य जंतुओं में हृदय में 4 वेश्म, 2 बायां 2 दायां अलिंद पाया जाता है। 2 बायां और 2 दायां निलय भी पाया जाता है। दायां अलिंद दायां निलय तथा बायां अलिंद बाएं निलय में खुलता है। इनके खुलने के साथ त्रिदली एवं द्विदली कपाट क्रमशः लगे होते हैं। यह द्विदली और त्रिदली किसे कहते हैं? आप सबको बता दे रहा हूं कि द्विदली और त्रिदली कहाँ पे कैसे होते हैं। यहाँ पे जब खून आता है तो यहाँ पे जो ऐसे होता है, आप सबको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक होता है दली और ये 3, मतलब यहाँ पे त्रिदली और यहाँ पे 2 द्विदली होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। खुलते हैं जो पुनः रक्त में को वापस नहीं आने देते तथा उनमें शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं। अतः शुद्ध और एवं अशुद्ध खून को आपस में मिले नहीं, इसके लिए हृदय में कपाटों की आवश्यकता अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन और दहन में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर आपसे पूछा जाएगा। और अंतर किसका हो सकता है? श्वसन और दहन का भी हो सकता है। तो श्वसन में लक्षण, प्रक्रिया और प्रकृति और उपस्थिति का स्थल। तो चलिए श्वसन और दहन में अंतर समझते हैं। तो श्वसन जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है। भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया होता है जो अचानक होती है, उसे दहन कहा जाता है। कोशिकीय स्तर पर होता है और कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। दहन कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे में बनाए जाते हैं और श्वसन क्या होती है? श्वसन जो हम लोग जीने के लिए लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका हमारा आंसर क्या होगा? श्वसन और प्रकाश, श्वसन में अंतर और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। चलिए श्वसन एक विखंडात्मक प्रक्रिया है।
लेकिन प्रकाश संश्लेषण कैसा है? रचनात्मक अभिक्रिया। श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के रूप में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं जल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। श्वसन में CO2 एवं H2O अंतोपदक के रूप में बनेंगे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड अंतोपदक के रूप में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अंतोपद मतलब कि अंत में बनने वाला क्रिया होता है। तो श्वसन में अंत में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। तो एक बार ग्लूकोज का भी सूत्र आप सब कमेंट में बताइए। ग्लूकोज का सूत्र मैं आप सबको आंसर लास्ट में बताऊंगा। आप सब इसका कमेंट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? आप सब कमेंट कीजिए। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? तो चलिए कुछ जीवों के नाम भी लिखना है। तो वायवीय और अवायवीय में श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। वायवीय में कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन यह क्रिया केवल कोशिकीय द्रव में ही होती है। वायवीय श्वसन में इस क्रिया में अंतिम उपाय CO2 तथा जल होते हैं, लेकिन इसमें अंतिम यहाँ पे अंतिम उत्पाद की जगह पे अंतिम उपाय लिख दिया है गलती से। उत्पाद इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है, लेकिन अवायवीय सभी में नहीं पाई जाती हैं। कुछ जीवधारियों में ही सिर्फ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्वसन एवं श्वास में क्या अंतर है? श्वसन एवं श्वास में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, लेकिन श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोशिका संपन्न होती है, लेकिन यह फेफड़े में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का संवहन में दो अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, यह जल में घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, लेकिन फ्लोएम जीवित नहीं होती है, यह खाद्य मतलब यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, जाइलम जो होता है, जाइलम क्या लेके जाता है? किसका? जल लेके जाता है। और जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम होता है, ये हम आप सबको याद भी करवाए थे, ये क्या ले जाता है? भोजन ले जाता है। क्या ले जाता है? भोजन। यहाँ पे याद करने का तरीका ज और ल, इसमें ज और ल है, जल लेके जाएगा, और यहाँ पे फ है, मतलब फ से फूड होता है, और फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो भोजन का वहन कौन लेके जाता है? स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम लेके जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिवसीय और द्विदिवसीय स्थानांतरण में विभेद करें। एक दिवसीय तथा द्विदिवसीय स्थानांतरण में विभेद करें। एक दिवसीय स्थानांतरण और द्विदिवसीय स्थानांतरण। पौधे के जड़ के ऊपरी भागों को की ओर जल तथा खनिज लवणों का परिवहन एक स्वतंत्र विशेष तंत्र द्वारा होता है, इसे एक दिवसीय कहा जाता है। और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों के नीचे एवं ऊपर एक विशेष तंत्र फ्लोएम के द्वारा होता है, उसे द्विदिवसीय कहा जाता है। तो अगर आपको ये सेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप सबको थोड़ा सा भी लगा हो कि ये इस सेशन से आप सबको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आप सब प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जैव प्रक्रम के जितने भी क्वेश्चन आप सब ने नहीं किए होंगे, जिसने भी नहीं किया होगा, वो सब के सब इस सेशन को देख करके अपने आप को हेल्पफुल महसूस कर सकें। और प्लीज इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सबको मेरा वीडियो सबसे पहले आप सबको मिलता रहे। और चलिए आप सबका धन्यवाद जिसने भी मेरी
चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक कर दिया है। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। इस सेशन के लिए देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। और आप सब पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। आप सब एक दिन कुछ बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आप सबको ये भगवान से मेरी कामना रहेगी। चलिए आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।